Welcome to my YouTube channel HSC Crew. In this video, we will talk about different health and safety interview questions, and these questions are from HSC experts who are conducting interviews for different job positions like safety officer, safety supervisor and safety engineer. So basically इस वीडियो को कंपाइल करने के लिए मैंने एक गूगल फॉर्म डिज़ाइन किया एंड आफ्टर दैट अपने सर्कल में जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ डिस्कस किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं या जो आप इंटरव्यू अटेम्प्ट करते हैं उनके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो काइंडली आप मुझे सजेस्ट कर दें ताकि मैं ये कंटेंट जनरेट कर सकूं. So real time I got different questions and there I can say that there was a lot of repeated questions were there. Then I analyzed the whole data and I came up with 25 questions in this video. And these 25 questions are basically, we can say that not only the questions, but these are 25 topics relevant to health and safety. Those are very, very important. तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वन बाय वन हम उन क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे. आई विल ट्राई कि उनका मैं मिनिमल शॉर्ट आंसर देने की ट्राई करूं. एग्जैक्ट सेम रट्टा लगाने की, एग्जैक्ट सेम वर्डिंग को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए एंड आप अपने कॉन्सेप्ट को ईजी लैंग्वेज में जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो एक सिंपल क्वेश्चन के इंटरव्यूज इंग्लिश में होते हैं या उर्दू में. सो डेफिनेटली अगर आप गल्फ के लिए टारगेट कर रहे हैं देन यू हैव टू फेस हेल्थ एंड सेफ्टी इंटरव्यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज. सो ट्राई टू प्रैक्टिस, ट्राई टू रिपीट थिंग्स कि आप अच्छे तरीके से एटलीस्ट कम्युनिकेट कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें और अपना इंटरव्यू अटेम्प्ट कर सकें. सो वी विल मूव फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यूज. सो इट्स ऑल्सो नोन एज PSSR. कहाँ पे इनकाउंटर होगा ऐसे जॉब रोल्स जहाँ पे एक प्लांट जो है वो स्टार्टअप के बिल्कुल पास है, कंस्ट्रक्शन फेजेस उसकी कंप्लीट हो चुकी हैं, या फिर किसी शटडाउन के बाद जब हम प्लांट को स्टार्टअप कर रहे होते हैं. तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में हमें ये क्वेश्चन मतलब कि देखने को मिलता है प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यूज से के बारे में. So what is the appropriate answer? Pre-startup safety review is a final safety check before starting a new or modified plant, system or process. It confirms that equipment, procedures, trainings and safety controls are ready. Its purpose is to ensure that operation is safe before startup. So simple is that. Concept क्या है pre-startup safety reviews का कि जब एक प्लांट, एक फैसिलिटी अंडर मेंटेनेंस थी या फिर वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, कंप्लीट हो गई है, अब हम उसको स्टार्टअप यानी उसको चलाने की तरफ लेकर जा रहे हैं. तो चलाने से पहले हम कुछ सेफ्टी चेक्स करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि प्लांट जो हुआ है, मॉडिफाई हुआ है या जो न्यू जनरेट किया है, उसका सिस्टम, प्रोसेस, प्रोसीजर्स, इक्विपमेंट्स, उसको चलाने के रेलिवेंट ट्रेनिंग्स और सेफ्टी कंट्रोल्स जो हैं वो सारे इंटैक्ट हैं, इन प्लेस हैं, अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है. इस चीज़ को प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू बोलते हैं. तो अपनी वर्डिंग में आप इसका कॉन्सेप्ट जनरेट कर लेंगे और जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देंगे. देन द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज हैजर्ड स्टडी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव. हैजर्ड, बेसिकली हैजर्ड स्टैंड फॉर हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन. सो हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स के लिए हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. जैसे कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने से पहले वो डायग्नोज करता है कि इस बंदे को प्रॉब्लम क्या है. तो अगर एक डॉक्टर अच्छा डायग्नोज नहीं कर सकता तो वो अच्छी मेडिसिन लिख भी नहीं सकता डेफिनेटली. सो दैट्स व्हाई वेन एवर वी आर गोइंग फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी काइंड ऑफ थिंग कि हमने सेफ्टी को मेंटेन करना है तो हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. दैट इज हैजर्ड, HAZID. सो अप्रोप्रिएट आंसर विल बी हैजर्ड इज अर्ली हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन स्टडी यूज्ड टू फाइंड मेजर रिस्क बिफोर वर्क और ऑपरेशन बिगिंस. It helps to identify the causes, consequences, existing safeguards, and additional controls. Its main objective is to reduce the risk at earlier stages. So hazard identification, there are different hazard identification techniques जिसमें आप सेफ्टी सैम्पलिंग करते हैं, सेफ्टी सर्वेज करते हैं, आप लेजिस्लेशन को देख के कंपेयर करते हैं, आप जो स्टैंडर्ड बेंचमार्क्स हैं उनके अगेंस्ट एग्जिस्टेंस फैसिलिटी को देख के चेक करते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस को यूज़ करते हैं, प्रीवियस इंसिडेंट एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं, डिफरेंट मतलब जो हमारे पास पब्लिकेशंस हैं उनको चेक करते हैं और उस सिस्टम के हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं. सो बेसिकली ये मेजर रिस्क्स को टैकल करने के लिए उनके एग्जिस्टिंग जो हमारे पास सेफगार्ड्स हैं, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स हैं, उनकी एडिक्वेसी को या उनकी आप ये कह लें कि कितने अप्रोप्रिएट हैं उसको चेक करने के लिए ये हैजर्ड स्टडी जो है ये परफॉर्म की जाती है. मूविंग नेक्स्ट फॉर द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज रिस्क असेसमेंट and explain what is the difference between qualitative and quantitative risk assessment.
वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो भी बंदा हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू के लिए जा रहा है, सुपरवाइजर के इंटरव्यू के लिए जा रहा है, इंजीनियर के इंटरव्यू के लिए जा रहा है, I can say that this topic is top line and very important topic. So रिस्क असेसमेंट के आपको स्टेप्स के बारे में पता होना चाहिए। रिस्क असेसमेंट बेसिकली होती क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड एग्जैक्टली आप वो रटी रटाई डेफिनेशन नहीं बल्कि आप कॉन्सेप्ट बयान करेंगे कि हम रिस्क असेसमेंट को किस तरह से कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली रिस्क असेसमेंट के टॉपिक का एक बेसिक चंक देखेंगे, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप इस टॉपिक को डिटेल में स्टडी आउट कर लीजिएगा। सो रिस्क असेसमेंट is a systematic process of identifying the hazard, evaluating the level of risk, and then deciding the suitable control measures. Or we can say that even we will be checking the adequacy of existing control measures as well in the risk assessment. So what is the qualitative and quantitative risk assessment? Whenever we are going for the qualitative risk assessment, we are using some words or keywords for explaining the risk, how much risk is there, like risk is low, risk is medium, risk is high. These kind of words we will be using to explain that. And when we are going for the qualitative risk assessment, we will be going for some risk metrics and we will be defining that on the numbers that how much risk is there in this particular activity. So this is the difference between quantitative and qualitative risk assessment. और what is risk assessment, इस टॉपिक को आपको डिटेल में देख लेना चाहिए। Then question number 4, how टू आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स। हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, ऑलरेडी भी हमने थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन कर ली प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर। देन हैजर्ड्स कैन बी आइडेंटिफाई थ्रू साइट इंस्पेक्शंस। हम साइट इंस्पेक्शंस करके हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जॉब ब्रेकडाउन करके हम हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वर्कर कंसल्टेशन करके हम हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पास्ट इंसिडेंट रिकॉर्ड्स को चेक करके हम हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिव्यू इक्विपमेंट और केमिकल इंफॉर्मेशन। Also, we can say that focus on hidden hazards like energy sources, behavior changing in conditions. Good hazard identification need both observation and experience. So definitely for health and safety professional, hazard identification एक बहुत ही important चीज़ है जो कि हम इंस्पेक्शन से, जॉब ब्रेकडाउन से, इंसिडेंट एक्सीडेंट रिपोर्ट्स को चेक करके, इक्विपमेंट्स को रिव्यू करके, मटीरियल सेफ्टी डाटा शीट और सेफ्टी डाटा शीट्स को चेक करके केमिकल हैजर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। देन हम बिहेवियर्स को स्टडी करके, चेंजिंग साइट कंडीशंस को स्टडी करके हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप ऑफ रिस्क असेसमेंट भी होता है। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू नो अबाउट JSA, जॉब सेफ्टी एनालिसिस। So basically job safety analysis is breaking the job into steps and then identify the hazard in each step and then implementing the control measure before starting the work. It helps team to understand step-by-step job process, and JSA must be discussed with the worker, not just a signed paper in the hand of the permit receiver. So simple is that JSA में हम क्या करेंगे, जॉब को ब्रेक डाउन करेंगे, हर जॉब स्टेप में हम हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके ऊपर हम कंट्रोल मेजर इंप्लीमेंट करेंगे, और ये हमें जॉब को प्रॉपरली विजुलाइज करके उसके ऊपर कंट्रोल मेजर इंप्लीमेंट करने में हेल्प आउट करती है। और ये हमें जैसे या रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करने के बाद वर्कर्स को डिस्कस करनी है, कम्युनिकेट करनी है। जस्ट पेपर को साइन करने से या अच्छी रिस्क असेसमेंट या JSA बनाने से हमें कोई खास बेनिफिट नहीं होगा। देन वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज हायरार्की ऑफ कंट्रोल। अगेन वेरी आपको ये लग रहा होगा कि ये वेरी कॉमन टॉपिक्स हैं, लेकिन जब हम इंटरव्यूज में जाते हैं तो हमें यही एक्सप्लेन या कम्युनिकेट करने नहीं आते। सो व्हाट इज हायरार्की ऑफ कंट्रोल? We can say that hierarchy of control is a system used to control the hazards the most effective order, starting from the elimination, then substitution, then engineering control, administrative control, and at the last is personal protective equipment. It helps to control the risk on the source instead of depending only on the worker behaviors. So जब हम हायरार्की ऑफ कंट्रोल को डिफाइन करेंगे तो हमने बताना है कि जब भी हम किसी एक्टिविटी को लेते हैं, लेट्स सपोज दैट वर्क एट हाइट एक्टिविटी हम ले लेते हैं, या हम जो है मटेरियल शिफ्टिंग की एक एक्टिविटी ले लेते हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे कि हम पहले उसको एक्टिविटी को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। लेट्स सपोज दैट मटेरियल शिफ्टिंग का एक हैजर्ड है जिसमें एर्गोनॉमिकली हमारे पास बैक पेन का इशू हो सकता है, मसल स्ट्रेन हो सकती है, या कोई और हमारे पास जॉइंट डैमेज इंजरीज हो सकती हैं, तो उनको हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट कैसे कर सकते हैं। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स किस तरह से हमें मटेरियल शिफ्टिंग में हेल्प आउट कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स हम कौन कौन से वहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स किस तरह से हमें एक्टिविटी को सेफ बनाने में हमें हेल्प आउट कर सकते हैं।
तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, जस्ट आपने आंसर्स को रटना नहीं है बल्कि आपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना है। देन गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स डज इट हैव? सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? A very important question. Nowadays I can say that more and more companies are working on for the developing of health and safety management systems. So simple हम जाएंगे, that is included in NIBOSH as well. So safety management system is a structured way to manage health and safety in an organization. Its common element include policy, planning, implementing, monitoring and review. It helps to make we can say that safety organized, measurable and continuously improving. So safety management system में ये चंद एक एलिमेंट्स हैं, जैसे पॉलिसी, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग, ये डिफरेंट सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स में डिफरेंट हो सकती है, बट द कॉमन वन बिहाइंड द सीन, दैट इज पीडीसीए साइकिल, प्लान, डू, चेक, एक्ट, वो हर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में ऑलमोस्ट सेम रहेगा। हर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास पॉलिसी होगी, फिर उसकी हम प्लानिंग करेंगे, फिर प्लानिंग को हम रियलिटी में इंप्लीमेंट करेंगे, फिर हम उसको मॉनिटर करेंगे कि जो हमने इंप्लीमेंटेशन की है उसमें से हमें पॉजिटिव आउटकम्स मिले हैं या नहीं मिले, और फिर हम रिव्यू करके उसको पीडीसीए साइकिल को चलाते जाएंगे, प्लान, डू, चेक, एक्ट को कंटिन्यू करेंगे ताकि हम सिस्टम को इंप्रूव कर सकें। दैट इज रेलिवेंट टू द सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। एंड अगेन दीज आर नॉट जस्ट क्वेश्चंस, दीज आर द टॉपिक्स यू हैव टू गो थ्रू। मैंने जस्ट आपको आइडिया देना है कि किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपने इन टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करना है। अपने अगर आपके साथ कोई कोलीग है तो उसके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेल्फ स्टडी पे भी जा सकते हैं। तो मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 8, हाउ टू प्रमोट हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर क्या होता है कि लोग खुद हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो करें, हेल्थ एंड सेफ्टी को कोर प्रायोरिटी समझा जाए काम की। तो आप किस तरह से हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं? सो सेफ्टी कल्चर इज प्रमोटेड थ्रू स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, रेगुलर ट्रेनिंग, वर्कर इन्वॉल्वमेंट, ओपन कम्युनिकेशन, क्विक एक्शन ऑन अनसेफ कंडीशन. People believe the safety when the management shows commitment through action. A positive culture makes safe behavior normal. So simple is that जब हम health and safety culture की बात करते हैं, these are the, we can say that nowadays these are the most worked areas in any organization के health and safety culture को improve करना है, just culture को improve करना है, ये सारी चीज़ें बड़ी important है. So that's why questions are popping up from these topics. So strong leadership, strong health and safety trainings, वर्कर इन्वॉल्वमेंट, लेट्स सपोज दैट हमने रिस्क असेसमेंट करनी है तो हम वर्कर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं उस प्रोसेस में रिस्क असेसमेंट को कंडक्ट करने के। ओपन कम्युनिकेशन करें, टू वे कम्युनिकेशन करें, जस्ट अपने डिसीजंस को वर्कर के ऊपर ना पुट कर दें बल्कि उनसे कम्युनिकेट करके, कंसल्ट करके हम डिसीजंस लें, तो हम हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को इंप्रूव कर सकते हैं। देन मूविंग ऑन, टॉपिक नंबर और क्वेश्चन नंबर 9, हाउ टू चेक ऑर्गेनाइजेशंस सेफ्टी कल्चर। पहला था कि हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अब हम एक नई ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं, हमने गेज करना है, मेजर करना है कि उस कंपनी में हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर किस तरह का है। सो वी विल गो, वी कैन चेक सेफ्टी कल्चर थ्रू ऑडिट्स, वी कैन चेक सेफ्टी कल्चर थ्रू ऑब्जर्वेशंस, वर्कर फीडबैक, इंसिडेंट ट्रेंड्स, नियर मिस रिपोर्टिंग. अ स्ट्रॉन्ग सेफ्टी कल्चर इज विजिबल व्हेन वर्कर्स स्पीक up to follow rules, and we can say that even under pressure real behaviors tell more than written policies. So simple is that हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को, अब देखिए किसी भी कंपनी के ऊपर कोई मीटर नहीं लगा होता कि हम जाके गेट पे कोई बटन दबाएंगे तो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का हमें आइडिया हो जाएगा। सो बेसिकली हमने कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को चेक करना है। लेट्स सपोज दैट अगर किसी कंपनी में रियल टाइम हेल्थ एंड सेफ्टी इंसिडेंट एक्सीडेंट की रिपोर्टिंग हो रही है और वहां पे लेस नंबर ऑफ इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स हैं, इसका मतलब है कि वहां पे कल्चर अच्छा है। हम देखेंगे कि कितनी नियर मिसेज हो रही है, अगर कम हो रही है तो हेल्थ एंड सेफ्टी डेफिनेटली अच्छा है। वर्कर से फीडबैक ले सकते हैं, साइट ऑब्जर्वेशन करेंगे, लेट्स सपोज दैट वहां पे हाउसकीपिंग बहुत अच्छी है जो कि हमें आइडिया देगी कि इस कंपनी में हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर भी अच्छा है। वर्कर से हम हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में अगर कुछ डिस्कशन करेंगे, हमें आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे वर्कर्स को हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन का पता है। सारे वर्कर्स, मोस्टली वर्कर्स पीपीई को करेक्टली पहन रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां पे हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स को एज इट इज ओन फॉलो किया जाता है। हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर ऑफ द कंपनी जो है ये अच्छा है। पॉइंट नंबर 10, और वी कैन से दैट क्वेश्चन नंबर 10, ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट कन्फाइंड स्पेस एंड हैजर्ड्स about the confined space and control measures about the confined space. So very commonly asked question, confined space की definition, I will not read the text. Confined space as per the OSHA there are 3 points. Any space in which access and egress is restricted, मतलब अंदर जाने का रास्ता उस confined space में और बाहर आने का रास्ता जो है वो restricted हो, obstructed हो. Then
अ पर्सन कैन बॉडीली एंटर, एक बंदा उसमें पूरा एंटर हो जाए, उसमें मतलब कि पूरे का पूरा बंदा उस कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंटर हो जाए, उसका पार्शियली बॉडी पार्ट्स जो है वो बाहर ना रहें। एंड थर्ड इज इट मस्ट नॉट बी डिजाइंड फॉर लॉन्ग टर्म ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, देन दैट स्पेस विल बी नोन एज अ कन्फाइंड स्पेस। तो तीन चीजें कि रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस एंड हमारे पास एग्रेस हो, नंबर 2 पे हमारे पास अ पर्सन कैन बॉडी एंटर, नंबर 3 पे हमारे पास आ जाएगा कि इट मस्ट नॉट बी डिजाइंड फॉर लॉन्ग टर्म ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, तो उसको हम कन्फाइंड स्पेस कहेंगे। हैजर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास? ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो सकती है, टॉक्सिक गैसेज हो सकती हैं, फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर हो सकता है, इनगल्फमेंट हो सकती है, डिफिकल्ट टू रेस्क्यू यहाँ पे एक हैजर्ड हो सकता है। हम क्या कर सकते हैं? गैस टेस्टिंग कर सकते हैं, वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ट्रेंड वर्कर्स हैं उनको अलाउ करेंगे, एंट्री परमिट, स्टैंड बाई पर्सन, और ये सारे इमरजेंसी अरेंजमेंट्स हम मेक श्योर करेंगे ताकि हम इस हाई रिस्क एक्टिविटी को टैकल कर सकें। तो ये थोड़ी सी चीज़ हमारे पास कन्फाइंड स्पेस के बारे में है। आपने ये पूरे टॉपिक को डिटेल में पढ़ लेना है, और हमारे पास हैजर्ड क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके कंट्रोल मेजर्स क्या हैं, इस चीज़ को जस्ट हमने डिस्कस करना होता है। देन क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज हॉट वर्क, what are the hazards and control measures? Any activity that generate spark, flame or heat that can ignite any flammable mixture in the air around it is called hot work activity. So अब हमारे पास hot work activities कौन कौन सी हो सकती हैं? वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, इस तरह की जितनी भी जॉब्स हैं जो कि स्पार्क और हीट और फ्लेम क्रिएट करती हैं, इनको हम हॉट वर्क एक्टिविटीज कहते हैं। फायर, एक्सप्लोजन, बर्न्स, फ्यूम्स, दीज काइंड ऑफ हैजर्ड्स विल बी देयर। कंट्रोल मेजर क्या है कि अगेन परमिट टू वर्क, फायर वॉचर, फायर एक्सटिंग्विशर्स, क्लीन एरिया, फ्लेमेबल मटेरियल्स को कवर करना है, गैस टेस्टिंग करनी है, दीज काइंड ऑफ कंट्रोल मेजर्स विल बी देयर। सो हॉट वर्क एक्टिविटी का कंप्लीट टॉपिक आप रीड आउट कर लेंगे, इसको समझ लेंगे। पॉइंट नंबर 12, व्हाट इज इनर्ट एंट्री? वेरी वेरी आई कैन से दैट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नॉट। जब भी आप शटडाउन्स पे जाते हैं तो इनर्ट गैस को आप यूटिलाइज करते हैं फॉर नाइट्रोजन पर्जिंग, जिसको एक्टिविटी को स्पेसिफिक नेम दिया जाता है। तो व्हाट इज इनर्ट एंट्री? इनर्ट एंट्री means entering a space where oxygen has been displaced by an inert gas such as a nitrogen. This is highly dangerous because of atmosphere may not support the life. It needs strict permit control, atmospheric monitoring and breathing protection whenever we are going into the inert environment. Inert gas, नाइट्रोजन हमारे पास एक इनर्ट गैस है जो कि ना तो जलती है ना ही कंबस्टन या हमारे पास एक्सप्लोजन या फायर को प्रमोट करती है। तो जब भी हम किसी ऑयल एंड गैस फैसिलिटी को शटडाउन के लिए रेडी कर रहे होते हैं तो हम उसमें से इनर्ट गैस यानी नाइट्रोजन पर्जिंग करते हैं ताकि फ्लेमेबल जो उसमें हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको एलिमिनेट किया जा सके। तो इसको हम इनर्ट एंट्री कहते हैं। परमिट टू वर्क सिस्टम चाहिए होगा, प्रॉपर ब्रीदिंग ऑपरेटर्स चाहिए होंगे और गैस मॉनिटरिंग चाहिए होगी जब भी हम इनर्ट एंट्री करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आ जाएगा, व्हाट इज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन इनर्ट एनवायरनमेंट? तो बेसिकली जब हम इनर्ट एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन विल बी लेस देन 19.5%। तो ब्रीदिंग जोन की एयर कितनी होनी चाहिए, ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए? 19.5 से 23% तक ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है इसको हम कहते हैं कि ये सूटेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है फॉर वर्किंग इन एनी कन्फाइंड स्पेस। तो सिंपल इज दैट, अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इससे कम है, नाइट्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हम इसको इनर्ट एनवायरनमेंट बोलेंगे। देन मूविंग ऑन, lifting operation details, hazards and control measures. So what are the lifting operation required for, first of all, moving of any heavy load with some sort of machines or equipment such as cranes are basically used to hoist and move load from one place to another place, that is known as lifting operation. और इसमें हमारे पास equipment inspection, competent person, rigor, clear communication, all these are the required control measures. Hazard क्या हो सकते हैं? Load drop हो सकता है, overloading of crane हो सकती है, people entering into the lifting zone एक hazard हो सकता है, या फिर स्विंगिंग लोड जो है वो साथ वाली फैसिलिटी को हिट कर सकते हैं। मल फंक्शनिंग आर वी कैन से दैट ब्रेकडाउन ऑफ इक्विपमेंट आर लिफ्टिंग टैकल्स एंड टूल्स जो है ये एक हैजर्ड हो सकता है हमारे पास। तो ये इस तरह के हमारे पास मतलब कुछ कंट्रोल्स हैं, कुछ इसके हैजर्ड्स हैं। सर्टिफाइड गियर्स हम यूज करेंगे, इंक्लूजन जोन्स हम बनाएंगे, प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग्स कंडक्ट करेंगे, क्रेन या लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स की प्रॉपर इंस्पेक्शंस करेंगे, ट्रेंड रिगर जो है वो हमारे पास लिफ्टिंग प्लान या क्रिटिकल लिफ्टिंग प्लान देगा और साइड को हम मेंटेन करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोड चेक करेंगे, प्री लिफ्ट करेंगे हल्का सा उसको, एंड आफ्टर दैट हम लिफ्ट को परफॉर्म करेंगे आफ्टर चेकिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ईच एंड एवरीथिंग,
टैग लाइन्स को हम यूज करेंगे स्विंगिंग एंड अनरिक्वायर्ड जो हमारे पास मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन है लिफ्टिंग ऑपरेशन के टॉपिक का, जिसको आप डिटेल में गो थ्रू कर लेंगे। देन मूविंग ऑन, हाउ टू कैलकुलेट सेफ वर्कलोड लिमिट क्रेन कैपेसिटी बिफोर लिफ्टिंग ऑपरेशन। सो ऐसी साइट पे जब आप जा रहे हैं जहां पे फ्रीक्वेंटली क्रेन लिफ्टिंग यूज होनी है, या कोई हमारे पास इरेक्शन साइट है जहां पे हम मोबाइल क्रेनों को बार बार यूज करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन इनकाउंटर हो सकते हैं। सो डेफिनेटली ये काम रिगर का है, लेकिन आपको इसका आइडिया होना चाहिए। So what is SWL? Safe workload limit of crane capacity should be checked from the manufacturer's load chart. क्रेन के साथ एक लोड चार्ट आता है। ये इसको हम गैस वर्क नहीं करेंगे कि क्रेन इस लोड को उठा सकेगी या नहीं उठा सकेगी। तो एक स्पेसिफिक लेंथ ऑफ बूम के ऊपर, एक स्पेसिफिक रेडियस के ऊपर, एक स्पेसिफिक एंगल ऑफ द बूम के ऊपर हम चेक करेंगे उस लोड एंगल चार्ट से कि कितना लोड वो क्रेन उठा सकती है। जितना क्रेन के बूम का एंगल कम होता जाता है, उतनी उसकी कैपेसिटी कम होती जाती है। तो हम इन सब चीज़ों को देखते हुए सेफ वर्कलोड लिमिट जो है वो डिसाइड करेंगे किसी भी लिफ्टिंग एक्टिविटी के लिए। एंड इसके लिए हम लिफ्टिंग ऑपरेशन प्लान जो है वो डेवलप करते हैं, और ट्रेंड और कॉम्पिटेंट रिगर्स ये हमारे पास लिफ्टिंग ऑपरेशन प्लान जो है या लिफ्टिंग प्लान जो है उसको डिसाइड करते हैं। और अगर वो क्रिटिकल लिफ्ट है तो उसे क्रिटिकल लिफ्टिंग प्लान भी बोला जाता है। और अगर हम सऊदी अरामको की फैसिलिटी की बात करते हैं तो उसमें रिगर 1 लिफ्टिंग ऑपरेशन या क्रिटिकल लिफ्टिंग ऑपरेशन प्लान जो है वो प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन टेंडम एंड टेलिंग लिफ्टिंग। सो डेफिनेटली टेंडम लिफ्ट इज एनी लिफ्ट इन विच 2 क्रेन्स आर इन्वॉल्व्ड टू पिक अ लोड एंड टू इंस्टॉल इट एट एनी प्लेस, दैट इज नोन एज टेंडम लिफ्टिंग। और टेलिंग लिफ्टिंग थोड़ा सा कंफ्यूज है। इसको हम बेसिकली क्या करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटली पड़ा हुआ है, हमने इसको वर्टिकली खड़ा करना है, तो इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को हम टेलिंग लिफ्ट बोलते हैं। कि एक साइड से हम क्रेन से उसको लिफ्ट करना स्टार्ट करें और उसको वर्टिकल पोजीशन में ले जाएं, तो इसको हम टेलिंग लिफ्ट भी कहते हैं। मतलब कि एक इक्विपमेंट को हॉरिजेंटल पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन पे लेकर जाने को हम टेलिंग लिफ्ट कहते हैं। बोथ आर नॉन रूटीन लिफ्ट्स, बोथ नीड डिटेल्ड लिफ्टिंग प्लान एंड क्लोज सुपरविजन, और यूजुअली इसके लिए हम क्रिटिकल लिफ्टिंग प्लान जो है वो डेवलप करते हैं। देन 17, व्हाट इज सस्पेंशन ट्रॉमा। So that is an important topic, we can say that. So suspension trauma happens when person remains hanging in a harness for too long. Let's suppose that कोई बंदा फॉल्स हाइट से गिरा है, उसने फुल बॉडी हार्नेस पहनी हुई थी और प्रॉपरली हुक भी की हुई थी, अब वो सस्पेंड हो गया, तो जो बेल्ट है हार्नेस के वो उसकी लेग्स के ऊपर प्रेशर डालना स्टार्ट करते हैं और लेग्स में जो ब्लड फ्लो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम दैट विल बी लीडिंग टू ब्लड सर्कुलेशन, दैट विल बी लीडिंग टू क्विकली बिकमिंग फैटल एंड कार्डियक अरेस्ट की तरफ लेके जाती है। इसको हम सस्पेंशन ट्रॉमा बोलते हैं। और सऊदी अरामको में फुल बॉडी हार्नेस के साथ 2 स्ट्रैप्स अटैच किए जाते हैं, उनको सस्पेंशन ट्रॉमा स्ट्रैप्स कहते हैं। कि जब आप हैंगिंग पोजीशन में हो तो आप उसका जिपर खोल के 2 जो आपको लाइंस मिल जाएंगी उनको आप कनेक्ट करके उनके ऊपर खड़ा हो जाएंगे, ताकि आपका थोड़ा सा लोड जो है वो डिवाइड हो जाएगा। उसको हम सस्पेंशन ट्रॉमा स्ट्रैप्स बोलते हैं। 18, what would you do if encounter a live electrical wire while doing an excavation? Excavation कर रहे हैं और आपने किसी लाइव वायर को टच कर लिया है, तो आप क्या एज अ सेफ्टी ऑफिसर आप क्या स्टेप लेंगे? So I would stop the work immediately, isolate the area, warn all nearby workers, inform to the supervisor and authorities and electrical team. No one should touch or move the wire, and area must be remain controlled until we can say that line is confirmed safe. So simple is that these kind of scenario based questions will be asked in your interviews कि आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो आपने आंसर करना है कि मैं क्या करूंगा। आई वुड स्टॉप द वर्क, मैं काम को रोक दूंगा, मैं बंदों को वहां से इवैक्यूएट कर दूंगा, कोई बंदा उस तार को टच नहीं करेगा। इस तरह से आपने अपना रिस्पॉन्स कंपाइल करना है। तो बी रेडी फॉर सम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस एज वेल। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंबस्टिबल फ्यूल्स एंड फ्लेमेबल फ्यूल्स, ऑल्सो एलैबोरेट फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि फ्लैश पॉइंट क्या है, फायर पॉइंट क्या है, कंबस्टिबल फ्यूल्स क्या है, फ्लेमेबल फ्यूल्स क्या है, इसको आपने डिटेल में देख लेना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फ्लैश पॉइंट, मैं इसकी डिटेल्ड डेफिनेशन बता देता हूं। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड फ्यूल गिव्स ऑफ इनफ वेपर इन द मिक्सचर ऑफ एयर that can give a momentary flash when it's exposed to ignition source or spark is known as flash point. So basically जितना भी कोई ज़्यादा फ्यूम हमारे पास फ्यूल जो है वो ज़्यादा अवेपोरेट होगा, जितनी उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होगी उतना ज़्यादा ही वो फ्लेमेबल होगा।
तो हमारे पास द मिनिमम टेम्परेचर, वो कम से कम दर्जा हरारत जिसके ऊपर एक लिक्विड फ्यूल में से इतने वेपर निकलें कि वो एयर मिक्सचर में जब जाएं, उनको हम स्पार्क दें या हीट दें तो वो एक मोमेंटरी फ्लैश दें, इसको हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। सो नेक्स्ट इज फायर पॉइंट। सो बेसिकली फायर पॉइंट जो है ये थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर है एज कंपेयर टू फ्लैश पॉइंट के। मतलब फ्लैश पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर अगर हम स्पार्क देते हैं तो एक मोमेंटरी फ्लैश बनता है, लेकिन जब फायर पॉइंट अचीव होता है तो जब हम एक स्पार्क देंगे तो उसमें हमारे पास फायर कंटिन्यू हो जाएगी, दैट इज नोन एज फायर पॉइंट। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड फ्यूल गिव्स ऑफ इनफ वेपर that in the presence of spark it will continue the fire, we can say that is known as fire point. So what is the difference between combustible and we can say that flammable fuels? So flammable fuels वो होते हैं जिनको easily आग लग जाती है। So ऐसे liquid fuels जिनका flash point less than 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 फॉरेनहीट होता है, उनको हम flammable liquid fuels कहते हैं। और ऐसे liquid fuels जिनका flash point मोर देन 100 फॉरेनहीट और 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसको हम जो है उसको हम कंबस्टिबल फ्यूल्स कहते हैं। तो एज पर NFPA 30 हमारे पास कुछ इसकी क्लासिफिकेशन हैं, जिसमें हमारे पास क्लास 1A है, क्लास 1B है, क्लास 1C है, क्लास 2, क्लास 3A, क्लास 3B। ये हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं लिक्विड फ्यूल्स की। अगर आप फर्दर डिटेल्स के लिए इनको पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल करके या किसी भी AI टूल ChatGPT करके इनको पढ़ सकते हैं, एंड इट विल बी अ बंच ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू। देन वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज व्हाट इज LEL एंड व्हाट इज UEL, लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट एंड अपर एक्सप्लोसिव लिमिट। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ अ फ्लेमेबल गैस आर वेपर्स in the air mixture that can ignite is known as lower explosive limit. Counterwise, the maximum amount of, we can say that vapors of a liquid fuel or a gaseous fuel in a mixture of air that can ignite is an upper explosive limit. So simple is that जितने भी liquid या gaseous fuels हैं ये in between lower explosive limit और upper explosive limit के दरमियान में जलते हैं, और इसको हम flammability zone कहते हैं। लेस देन कंसंट्रेशन, अगर लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट से लेस कंसंट्रेशन है तो उसे हम कहते हैं जनाब टू लीन टू बर्न, और अगर ज्यादा कंसंट्रेशन है UEL से, अपर एक्सप्लोसिव लिमिट से, तो उसे हम कहते हैं टू रिच टू बर्न। इस टॉपिक को भी डिटेल में आपने देख लेना है। देन गोइंग फॉर व्हाट इज COSHH, कोश इसको बोलते हैं। व्हाट इज कोश? सो बेसिकली COSHH stands for Control of Hazardous Substances to Health. It used to assess the control risk from chemical and harmful substances at the work. Basically ये chemical safety के बारे में है, stands करती है Control of Substances Hazardous to Health। COSHH का abbreviation आपको आना चाहिए। Basically it will be suggesting about chemical labels। एक label होता है जिसके ऊपर chemical labeling, यूज शो द हैजर्ड, ये सिंबल उसके ऊपर होती है, वार्निंग लाइन एक लिखी होती है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन लिखी होती है, एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस मेंशन्ड ऑन COSHH लेबल, दैट इज कंट्रोल ऑफ सब्सटेंसेस हैजर्डियस टू हेल्थ। इसको आप थोड़ा गो थ्रू कर सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। स्पेसिफिकली अगर आप AC कंपनी में जा रहे हैं जहां पे कुछ केमिकल्स यूज हो रहे हैं या कुछ केमिकल्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं या केमिकल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 22 आ जाएगा हमारे पास, व्हाट इज हीट स्ट्रेस कंडीशन इन सेफ्टी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हीट स्ट्रेस हैपन व्हेन द बॉडी कैन नॉट रिमूव एक्सेसिव हीट प्रॉपरली। इट कैन कॉज डिहाइड्रेशन, क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प्स, fatigue, heat exhaustion, and even heat stroke. Heat stroke is a medical emergency, by the way. So control include taking water, taking rest breaks, going under the shade, proper ventilation, monitoring the workers in hot condition. So let's suppose that हमारे पास इनबिल्ट एक मैकेनिज्म है कि हमें हमारा पसीना या प्रेसिपिटेशन होती है जिससे हमारा बॉडी जो है वो उसको टेम्परेचर को रेगुलेट कर देती है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में और हाई ह्यूमिड इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो हमारी ये एबिलिटी जो है बॉडी को कूल करने की, अगर ये बॉडी को कूल नहीं कर पाती तो हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और हीट स्ट्रेस जो है वो बंदे को आना स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट में ये डिहाइड्रेशन हो सकती है, मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, फटीग हो सकती है, देन हीट एग्जॉस्शन हो सकती है और हीट स्ट्रोक एक हमारे पास अलार्मिंग कंडीशन हो सकती है जिसमें किसी बंदे की डेथ भी हो सकती है। तो इसको हम मेडिकल इमरजेंसी भी बोलते हैं। देन
क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट वाज यहां तक हमारे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है थोड़ा सा डाइवर्स क्वेश्चन है, आजकल ये पूछा जा रहा है, व्हाट वाज द सिनेरियो इन योर निबोश आईजीसी एग्जाम। तो आपने अगर निबोश आईजीसी का एग्जाम कंप्लीट किया हुआ है, उसका सर्टिफिकेट साथ में अटैच किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आजकल फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है कि आपका IG1 का जो पेपर था उसमें सिनेरियो क्या था। जस्ट दे वांट टू चेक कि आपने अपना निबोश आईजीसी खुद किया था या नहीं किया था। तो एटलीस्ट जो आपने पेपर दिया था उसका सिनेरियो एक दफा गो थ्रू कर लें, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। मतलब कि मेमोराइज तो डेफिनेटली हम नहीं कर सकते, लेकिन आप कोई भी सिनेरियो उसको बताते हैं, डेफिनेटली उनको भी नहीं पता होता कि इस पेपर में कौन सा सिनेरियो आया था, लेकिन वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं कि आप उनको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि क्या पेपर था, क्या क्वेश्चन थी और आपने उसको किस तरह से सॉल्व किया। तो थोड़ा सा आपने इस चीज को कंसीडर कर लेना है। देन क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर द नेम्स ऑफ निबोश आईजीसी चैप्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, आई कैन से दैट। आपको बेसिक IG1 के IG2 के कुछ चैप्टर्स के नाम आप मेमोराइज कर लें। ये पूछा जाता है अगेन टू चेक के जो आपने क्वालिफिकेशन अटैच की हुई हैं ये आपसे रेलिवेंट हैं, आपने इनको खुद कंप्लीट किया है या नहीं किया। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, ऑन विच कंपनी यू प्रिपेयर्ड योर IG2 और GIC2 रिस्क असेसमेंट एंड व्हाट आर द 4 पार्ट्स ऑफ GIC2 रिस्क असेसमेंट। सो सिंपल इज दैट, लेट्स सपोज दैट आपने ऑयल एंड गैस पे अपनी IG2 बनाई थी, टेक्सटाइल पे बनाई थी, पेंट इंडस्ट्री पे बनाई थी, सीमेंट इंडस्ट्री पे बनाई थी। तो आप उनको बताएंगे, एलैबोरेट करेंगे कि मैंने सीमेंट इंडस्ट्री के ऊपर अपनी IG2 रिस्क असेसमेंट बनाई थी। इसके बेसिकली 4 पार्ट होते हैं, जिसमें स्टार्टिंग वाला जो है उसको बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में होता है। देन जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये जो IG2 का सेकंड पार्ट होता है, ये हमारे पास रिस्क असेसमेंट, जो हमारे पास टोटल रिपोर्ट है उसके बारे में होता है, रिस्क असेसमेंट टेबल के बारे में होता है। देन द थर्ड पार्ट जिसमें हम रिस्क को, हैजर्ड्स को प्रायोरिटाइज करते हैं। एंड फोर्थ पार्ट जो है वो फीडबैक वाला सेक्शन होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो रिस्क असेसमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो, and these are the persons who we can say that completed the form, and I thank you very much all of these guys. And apart from these there are some name as well, almost 40 plus people, or we can say that 38 or 40 people filled that form, in which 2 or 3 questions are proposed by each one of these. So thank you very much guys for helping me to we can say that pick up the content for this particular video. And thank you very much for watching. If you found this content helpful, do comment on the video and also subscribe to the channel. Thank you very much for watching once again.